हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमने लास्ट सेशन में पढ़ना स्टार्ट किया था और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक तो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरी कैटेगरी है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। मैंने आपको बताया था कि जीन, डीएनए या क्रोमोसोम पर सिचुएटेड एक फंक्शनल यूनिट है। अगर किसी एक ही जीन में म्यूटेशन हुआ है तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। और अगर क्रोमोसोम का कोई एक सेगमेंट अफेक्ट हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अफेक्ट हुआ है, तो उन्हें कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। हो सकता है क्रोमोसोम का एक सेगमेंट अफेक्ट हुआ हो या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम में भी चेंजेस आया हो, जिसकी वजह से कुछ सिंड्रोम्स के बारे में हमको आज डिस्कस करना है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में मैंने आपको अगेन बताया था कि वो जो जीन है, जो अफेक्टेड जीन है, म्यूटेंट जीन है, अगर वो जीन ऑटोसोम्स पर है तो डिसऑर्डर हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर अफेक्टेड एलील डोमिनेंट है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, रेसेसिव है तो ऑटोसोमल रेसेसिव, ठीक है। एंड अगर वो अफेक्टेड जीन सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, उसमें भी हमको जो कैटेगरी पढ़नी है वो है एक्स लिंक्ड जीन्स की। तो अगर वो एक्स लिंक्ड है प्लस वो रेसेसिव भी है, नो डाउट एक्स लिंक्ड भी होते हैं, वाई लिंक्ड भी होते हैं, एक्स लिंक्ड में डोमिनेंट भी होता है, सब कुछ होता है, बट हमें जो कैटेगरी पढ़नी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है एक्स लिंक्ड रेसेसिव की। तो वो हो जाएंगे एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी में विद एग्जांपल आपको ध्यान रखना है कौन सा डिसऑर्डर कहाँ बिलोंग करता है। नीट में फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस की होगी, मैंने आपको कहा था जेनेटिक्स में साथ में प्रैक्टिस करो आप क्वेश्चंस की। डोमिनेंट में जो डिसऑर्डर आपको ध्यान रखना है दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जिसके बारे में एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, सिर्फ पेडिग्री में उसका नाम लिखा हुआ है, नथिंग एल्स, ठीक है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी कई बार नीट में हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ मिक्स कर देते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इस चैप्टर में कहीं नहीं दिया, बट लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मैंने आपको बताया था ह्यूमन में जो डिसऑर्डर्स है उनमें दिया है। और ये एक डिस्ट्रॉफिन जीन बनाने वाले प्रोटीन में म्यूटेशन की वजह से होता है और ये एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, जबकि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोम पर है और डोमिनेंट है, ठीक है। ऑटोसोमल रेसेसिव में मैंने आपको बताया था सीपीएसटी याद रखना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पीकेयू, एससीए और थैलेसीमिया, ये सारे डिसऑर्डर्स हमें आज डिस्कस करने हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस का एक ब्रीफ आइडिया मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। एंड एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स में आपको याद रखनी है आपकी फिजिक्स की बुक एच.सी. वर्मा, H&C, दैट इज हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। लास्ट सेशन में हमने इन दोनों को डिटेल में पढ़ा, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं वो भी हमने सॉल्व किए। होपफुली आपने प्रैक्टिस की होगी इसी तरह के और क्वेश्चंस की। नहीं कर रहे हो तो गलत है बच्चों, जेनेटिक्स में आपको साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। दैट इज द ओनली वे टू गेट अ होल्ड ऑन दिस टॉपिक जेनेटिक्स, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स से। मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया के बारे में लास्ट क्लास में बताया था। एंड यस, पीकेयू भी हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों। बहुत ही छोटा सा डिसऑर्डर है, आपको याद रखना है, मतलब छोटी सी 2-4 पॉइंट्स ही आपको इस डिसऑर्डर में याद रखनी है कि एक तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव है, सीपीएसटी ऑटोसोमल रेसेसिव है, ठीक है। ऑटोसोमल रेसेसिव में ये जो है पीकेयू, ये कब होगा? जब एक जीन में म्यूटेशन हो गया, जो जीन हमारी बॉडी में एक एंजाइम बनाता है। यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ एंजाइम, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अगर ये एंजाइम होता हमारी बॉडी में, होता है मतलब नॉर्मली, तो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता है। बट जिन लोगों को ये डिसऑर्डर है और ये एंजाइम एब्सेंट है, उनमें जो फिनाइल एलेनिन नाम का अमीनो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल कीटोन्स एंड फिनाइल पायरुवेट्स में। आपकी बुक में लिखा है फिनाइल पायरुवेट एंड अदर डेरिवेटिव्स, तो उसमें आप फिनाइल कीटोन का नाम भी ऐड कर लेना। ये चीज़ें यूरिन में एक्सक्रीट भी होने लगती हैं, जिस वजह से डिसऑर्डर का नाम पड़ा पीकेयू। और जहाँ भी ये चीज़ें इकट्ठी होंगी, एक्यूमुलेट होंगी, वहीं पर कोई ना कोई सिम्टम क्रिएट करेंगी। जैसे ब्रेन में इकट्ठी हैं तो जो पीकेयू के बच्चे हैं, मैंने आपको बताया था मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनका जो स्किन और हेयर का पिगमेंटेशन है वो भी थोड़ा एबनॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा मेलानिन नहीं बन पाता और स्किन भी बहुत ही एबनॉर्मली सी दिखाई देती है। प्लस लैक ऑफ हेयर, मतलब हेयर रिडक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो पीकेयू को आपको इसी इमेज से याद रखना है। अब आते हैं हम सीपीएसटी में। सिस्टिक फाइब्रोसिस तो डिटेल में पढ़ना नहीं है, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो म्यूकस बन रहा है पर्सन की बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा थिक एंड स्टिकी बनता है, जिससे जहाँ जहाँ हमारे म्यूकस सिक्रीट होता है वहाँ वहाँ पर ब्लॉकेज देखने को मिलता है। वो जो थिक म्यूकस है वो इकट्ठा होने लगता है और ट्रैक्स को, डक्ट्स को ब्लॉक करने लगता है, ठीक है। तो अब हमें सीपीएसटी में एस और टी यानी सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग हर साल सिकल सेल एनीमिया पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया, पहली बात तो हम सीपीएसटी यानी ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट पढ़ रहे हैं, तो बट ऑब्वियस ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, देखो समझना कि
नो डाउट मैंने आपको कहा हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, तो सिकल सेल एनीमिया भी इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ जीन म्यूटेशन। ध्यान रखना यहाँ पर लिखा होगा, इट इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। नहीं तो जब हम पॉइंट म्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं ना, वहाँ लिखा रहता है कि इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो अगर उस जीन में म्यूटेशन हुआ है, तो मतलब किस जीन में, सिकल सेल एनीमिया कब होता है बच्चों, ये एक तरह का ना हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिफेक्ट है। देखो ये तो सबको पता होगा कि एनीमिया वर्ड हम बायोलॉजी में कब यूज करते हैं, जब किसी पर्सन को ही के बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो। बोलते हैं ना हम कि पर्सन को यार एनीमिया है, ये जैसे थोड़ा सा भी काम करा जल्दी थकान हो गई, ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। कई बार हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा हम थोड़ा सा भी काम करते हैं तो थकान फील होने लग जाती है, तो जनरली डॉक्टर कहते हैं भाई आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लो, शायद आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया होगा, और फिर कुछ डाइट वगैरह बता देते हैं, नहीं तो कुछ सिरप्स दे देते हैं और बोलते हैं कि आप ये ले लेना तो यू विल बी फाइन, है ना। तो वो तो नॉर्मल एनीमिया होता है, उसको इससे मतलब सेम मत समझ लेना, वो तो नॉर्मल एनीमिया। नॉर्मल एनीमिया मतलब किसी भी वजह से रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन हो गया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जितना ऑक्सीजन कैरिंग होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा। हीमोग्लोबिन का फंक्शन याद है ना आपको, तो वो तो है नॉर्मल एनीमिया, वो तो सिंपली आयरन की कमी से हो जाता है या किसी भी चीज़ से हो जाता है, वो सही हो जाता है डाइटरी उससे। ठीक है, बट सिकल सेल एनीमिया में सिम्टम तो एनीमिया वाले ही आएंगे, वही पर्सन को थकान रहेगी, एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, है ना। लेकिन ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी इसका खाने पीने से रिलेशन नहीं है, डाइट से रिलेशन नहीं है, लाइफस्टाइल से नहीं है, ये जीन म्यूटेशन की वजह से हुआ है। और ऐसा जीन म्यूटेट हो गया है जो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। भाई हीमोग्लोबिन भी तो एक प्रोटीन है ना बच्चों, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन, हीम पिगमेंट, पढ़ रखा है हम लोगों ने। तो आपको पता है प्रोटीन्स को बनाने की इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, जीन के पास। तो जो जीन हीमोग्लोबिन बनाता है, सोचो उस जीन में म्यूटेशन हो चुका है, वो एक म्यूटेंट जीन है, तो वो हीमोग्लोबिन को वैसा नहीं बना पाएगा जैसा बनना चाहिए था। तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया में ये पॉइंट म्यूटेशन तो है ही, प्लस यहाँ पर डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन भी बन रहा है, ऐसा नहीं कि कम हो गया हीमोग्लोबिन, लेकिन डिफेक्टिव बनता है। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो अपना काम उस तरह से नहीं कर सकते जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन करें। ठीक है, प्लस इस डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की वजह से जो आरबीसीज की शेप है वो भी चेंज हो जाती है। नॉर्मली आपको पता है आरबीसी की शेप हमारे में क्या होती है, नॉर्मली हमारे में आरबीसीज होती है राउंड एंड बाइकॉन्केव, बट यहाँ पर आरबीसीज की शेप हो जाती है सिकल शेप। अभी बताऊंगी क्यों। ठीक है, सिकल इस तरह से पॉइंटेड और लंबी इलोंगेटेड, और इस तरह की आरबीसीज कैपिलरीज को ब्लॉक भी कर सकती हैं, प्लस ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती हैं। तो ऑल ओवर पर्सन में आरबीसी भी कम हो गई एक तरह से, हीमोग्लोबिन भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो सिम्टम्स किसके आएंगे, एनीमिया के। ठीक है ना। और ये जो एनीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, ये सिम्टम्स प्लस कुछ और सिम्टम्स की वजह से इस डिसऑर्डर को प्लियोट्रॉपी भी कहते हैं। मतलब ये प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है। सॉरी, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्यों हुआ, क्योंकि हम इसमें कह रहे हैं कि एक ही जीन में म्यूटेशन हुआ, बट उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की चेन भी डिफेक्टिव हो गई, उसकी वजह से आरबीसीज का शेप भी डिफॉर्म हो गया। तो वन जीन मेनी फिनोटाइप्स को हम कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। तो ये प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, ये जनरली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम एक डिसऑर्डर है उसमें इतनी सारी चीजें कैसे हो गई, तो सब इंटरलिंक्ड है। अगर लाइन वाइज कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखोगे तो नीट में कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या। अब एक और चीज़ समझो कि यहाँ पर जिस जीन की हम बात कर रहे हैं वो जीन कौन सा है और एक्चुअल में म्यूटेशन हुआ कैसे है। तो देखना होता क्या है बच्चों, नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन, अच्छा यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ए और एस, यहाँ पे ए का मतलब एडल्ट हीमोग्लोबिन से है। ए का मतलब क्या है आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ए स्टैंड्स फॉर एडल्ट हीमोग्लोबिन। एक्चुअली तुम पढ़ते नहीं होता डिटेल में, लेकिन हमारे में जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसको हम बोलते हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन। और जब हम फीटल स्टेज में होते हैं, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, उस दौरान हमारे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी और भी ज़्यादा हायर होती है। ठीक है, जैसे वो प्लेसेंटा से मैक्सिमम ऑक्सीजन को बाइंड करके एम्ब्रियो की सेल्स तक ले जा सके, तो उसे कहते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। तो एक तरह से ह्यूमंस में दो तरह का हीमोग्लोबिन होता है, फीटल हीमोग्लोबिन और आफ्टर बर्थ एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ए स्टैंड्स फॉर एडल्ट। ठीक है, तो अगर हम एडल्ट हीमोग्लोबिन को बनाने वाले जीन की बात करें तो काफ़ी लंबा जीन है, एक जीन में काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बट अगर हम इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को देखें जिसमें पॉइंट म्यूटेशन होगा,
तो नॉर्मली ये सीक्वेंस होनी चाहिए GAG CTC, ठीक है। और जब ये mRNA बनाए तो GAG टाइप का mRNA बनेगा। ये कैसे बनता है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे। और ये जो GAG है ना, इसको हम कहते हैं बच्चों कोडोन, जेनेटिक कोडोन। mRNA पर 3-3 के ट्रिपलेट में कोडोन्स होते हैं, ठीक है। और ये फिक्स होता है कि कौन से कोडोन के सामने कौन सा अमीनो एसिड आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग पाथवे है, हम नेक्स्ट उसमें चैप्टर में सीखेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे डिसाइड होती है, ठीक है, वहाँ पर आएगा। अभी तुम ये समझ लो कि हर कोडोन स्पेसिफिक होता है अपने अमीनो एसिड के लिए। कि अगर मैं कह रही हूँ कि GAG कोड्स फॉर, ये क्या है, दिस इज ग्लूटामिक एसिड, तो GAG कहीं भी होगा ना तो उसके सामने ग्लूटामिक एसिड ही आएगा। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो अगर हम एक हीमोग्लोबिन की चेन को देखें तो हीमोग्लोबिन की चेन में फर्स्ट नंबर पर होता है वेलिन। मुझे नहीं लगता तुमसे सारे नंबर पूछेंगे, बट फिर भी NCERT में दिया है तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे होता है वेलिन, सेकंड पे हिस्टिडीन, थर्ड पे ल्यूसिन, फोर्थ पे थ्रियोनिन। ये सब अमीनो एसिड्स के नाम है, हमने सीखे थे बायोमॉलिक्यूल में। फिफ्थ पे होता है प्रोलिन एंड 6th और 7th पे होता है ग्लूटामिक एसिड। एक ग्लूटामिन भी होता है बच्चों अमीनो एसिड, आप लिख लेना यहाँ पर। एक अमीनो एसिड का नाम है ग्लूटामिन, ग्लूटामिन का सिंबल है GLN, जबकि एक अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। दोनों अलग अलग हैं। ग्लूटामिक एसिड को आप ग्लूटामेट भी कह सकते हो, जैसे आप कहते हो ना एसिटिक एसिड को एसिटेट। ग्लूटामिक एसिड का सिंबल है GLU, तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये जो है कौन सा GAG ये किसके लिए कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है, ग्लूटामेट के लिए कोड करता है। और इस तरह और जो भी कोडोन है वो अमीनो एसिड को जोड़ते जाते हैं और एक हीमोग्लोबिन की चेन बन जाती है। अच्छा, उसमें भी एक चीज़ याद है कि आपको, अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन है ना, यानी मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं इसके पास। तो मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड में याद है किसी को, हीमोग्लोबिन में हमने कहा था 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती हैं, चारों जुड़कर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाती हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा चेन बच्चों, ये भी ध्यान रखना आप बात। यहाँ पर जो अल्फा चेन बनाने वाला जीन अलग है, बीटा चेन बनाने वाला जीन अलग है। 2 अलग अलग टाइप की प्रोटीन है तो 2 अलग अलग टाइप के जीन होंगे। जब ये चेन्स बन जाती हैं तो ये आपस में जुड़कर हीमोग्लोबिन बना देती हैं, ठीक है। तो हम किस चेन की बात कर रहे हैं, हम उस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं जो बीटा चेन बनाएगी आगे जाकर, ओके। तो एडल्ट हीमोग्लोबिन के बीटा चेन की बात हो रही है कि उसमें 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए। बट हुआ क्या, अगर एक छोटा सा भी म्यूटेशन हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो कितना छोटा सा म्यूटेशन है, GAG की जगह GTG हो गया, CTC की जगह CAC, मतलब ये जो AT है इस AT की जगह TA हो गया। कहने के लिए हमें लगता है इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, बट आप देखो अगर ये चेंज हो गया तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं जहां पर GAG कोडोन आना चाहिए था वहां पर GUG कोडोन हो जाएगा। कौन सा कोडोन हो जाएगा, GUG। एंड क्योंकि कोडोन्स आर वेरी स्पेसिफिक तो GUG कोड करता है वैलिन के लिए। किसके लिए कोड करता है, वैलिन के लिए। और अगर GUG वैलिन के लिए कोड करता है तो इसका मतलब इस बीटा चेन में 6th पोजीशन पर कौन आ गया, अब वैलिन, जहां पे कौन होना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड। तो ये जो छोटा सा चेंज है, क्या हुआ है यहाँ पे कि ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। तो ये जो चेन बनी ना, दिस इज एन अफेक्टेड बीटा चेन। नॉर्मल बीटा चेन थी ये वाली, बट अगर 6th पोजीशन पर सिर्फ एक अमीनो एसिड अफेक्ट हुआ है, देखो आप, बट ये भी चेन को डिफेक्टिव बना देगा। डिफेक्टिव बीटा चेन कह दो, अफेक्टेड बीटा चेन कह दो। और ये बीटा चेन जब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को बनाएगी तो वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कहलाएंगे HbS, यानी वो थोड़े से म्यूटेंट मॉलिक्यूल्स हैं। वो वैसा मॉलिक्यूल नहीं है जैसा होना चाहिए था क्योंकि उनकी बीटा चेन्स डिफेक्टिव हैं, ओके। तो ये जो इतना सा चेंज हुआ है ना, ये क्या करेगा, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा हमारी बॉडी पर कि एक तो ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बने जिनमें अल्फा बीटा दोनों साथ में हैं, ये मतलब साथ में है, मतलब साथ में तो होते ही हैं कि बीटा चेन डिफेक्टिव है, उस हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी होती है पॉलीमराइज होने की, कि वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने लगेंगे। अब तुम सोचो कि अगर ये एक सेल है हमारी RBC जिसकी नॉर्मली शेप होती है राउंड एंड बायकॉन्केव। नॉर्मल RBCs कैसी होती हैं, राउंड एंड बायकॉन्केव। इन मैमल्स पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये जो RBCs हैं, इन RBCs के अंदर बैठा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, तो वो आपस में जुड़ेंगे जब पॉलीमराइज होंगे तो वो सेल की शेप को भी डैमेज करेंगे, डिस्टॉर्ट करेंगे। और जो सेल्स है ना वो कैसी हो जाएंगी, इलोंगेटेड हो जाएंगी, सिकल शेप्ड हो जाएंगी। इलोंगेटेड सिकल शेप्ड RBCs यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ये जो इलोंगेटेड सिकल शेप्ड RBCs हैं, ये क्या प्रॉब्लम है इनकी वजह से हमको, एक तो ये शॉर्ट लिव्ड है, बहुत जल्दी इनकी डेथ हो जाती है। नॉर्मल लाइफ स्पैन याद है
आरबीसीज का 120 डेज, बट दीज आर शॉर्ट लिव्ड एंड ये ब्लॉक कर सकती हैं हमारी कैपिलरीज को। आप सोचो ना, रेशे जैसी लंबी लंबी फाइबर्स जैसी हो गई हैं, तो ब्लड वेसल्स में तो ब्लड में तो कभी फाइबर्स इसीलिए नहीं बनाए नेचर ने, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है बट उसमें कभी भी फाइबर्स नहीं होते, क्योंकि ब्लड में ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो वेसल्स को ब्लॉक कर दे। तो ये जो लंबी लंबी सेल्स हो गई हैं ये ब्लॉक करेंगी कैपिलरीज को और पर्सन की बॉडी में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट है क्या कोई? भाई एज सच तो जेनेटिक डिसऑर्डर में आप क्या ट्रीट करोगे? जब बॉडी में ही एक डिफेक्टिव जीन है तो आप या तो उस जीन को ही रिप्लेस कर दो, जो हम बायोटेक में सीखेंगे जीन थेरेपी में, या फिर सिकल सेल एनीमिया जिन बच्चों को होता है बाय बर्थ होगा, एंड ऐसे बच्चों को हर कुछ दिनों में, हर महीने बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है एक ऐसे पर्सन का जिसका सेम ब्लड ग्रुप हो, ब्लड उन बच्चों को देना पड़ता है जिससे नॉर्मल आरबीसीज उनकी बॉडी में रहें और वो अपना काम प्रॉपरली करती रहें। बट येस, ये बच्चे मतलब और तो ऐसा एज सच कोई बहुत वैसा सिम्टम नहीं आता, लेकिन ये भी तो एक बहुत मुश्किल है ना कि एक तो वो बहुत ज़्यादा भागने वाली या थकाने वाले काम नहीं कर सकते, प्लस उनको हर कुछ वीक्स में, कुछ महीनों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत, जनरली कुछ महीनों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। हाँ जी, देखो यहाँ लिखा है कि भाई जो सिकल सेल एनीमिया है वो एक ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन और हेट्रोजाइगस। ये कॉन्सेप्ट मैं भी समझाती हूँ, उसका क्या मतलब है, इनहेरिटेंस पैटर्न। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील दैट इज HbA एंड HbS। भाई दो वेरिएंट हो गए ना अभी इस एलील के, अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है तो HbA और जो मॉडिफाइड एलील है, म्यूटेंट एलील है, वो हो गया HbS। ठीक है, आउट यहाँ पे हम XA XY ऐसा कुछ नहीं लिखना है हमको, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ना कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल्स फॉर दिस शो द डिजीज फिनोटाइप। इसका क्या मतलब है देखना जरा, कि अगर हम कह रहे हैं कि इसमें 3 एलील्स पॉसिबल हैं तो इसका मतलब 3 तरह के जीनोटाइप क्या हो सकते हैं, या तो किसी का जीनोटाइप होगा ये, या तो किसी का जीनोटाइप होगा ये, और या तो किसी का जीनोटाइप होगा HbS HbS। भाई होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव और हेट्रोजाइगस, स्मॉल s से लिखते हैं इसको, इसको कैपिटल A से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो पर्सन वुड बी नॉर्मल पर्सन ना, यहाँ पर पर्सन वुड बी सिकल सेल एनीमिक, उसको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, अफेक्टेड पर्सन होगा। एंड इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, देखो ये जो कंडीशन है HbA HbS वाली, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर कंप्लीट डोमिनेंस होता तो फिर ये पर्सन्स नॉर्मल होने चाहिए, इनमें कोई सिम्टम नहीं आने चाहिए। तो ठीक है, पर्सन तो नॉर्मल है, सिम्टम तो नहीं आते, बट यहाँ पर एक यूनिक चीज़ देखने को मिलती है साइंटिस्ट को कि जब उन्होंने इस तरह के हेट्रोजाइगस जीनोटाइप वाले लोगों को स्टडी किया ना, तो भाई अगर हम ब्लड निकाल के आरबीसीज को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इनमें नॉर्मल सेल्स मिलेंगी इस वाले जीनोटाइप में, इसमें सिकल शेप्ड आरबीसीज मिलेंगी, और एक केस ऐसा भी मिला जहाँ पर ज़्यादातर तो नॉर्मल आरबीसीज हैं बट कुछ बीच बीच में आपको सिकल शेप्ड आरबीसीज भी दिख रही हैं, वो हैं ये नॉर्मल हैं, ये इनमें कोई सिम्टम नहीं है, बट ये कहलाएंगे कैरियर। और कैरियर में भी जनरली अगर कैरियर भी हैं तो उनमें ये थोड़ी ना होनी चाहिए थी, सिकल शेप्ड आरबीसी बननी नहीं चाहिए थी उनमें तो, बट यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जिनमें HbS है अकेला भी, कैपिटल A के साथ भी, तो भी वो थोड़ा बहुत खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। तो थोड़ा सा देखा जाए तो ये कोडोमिनेंस वाला एग्जाम्पल नहीं हो गया क्या, जहाँ पर दोनों एलील्स खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट ये इसके बराबर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है ना, एग्जैक्टली बहुत वैसा वाला कोडोमिनेंस नहीं है कि ये है ना बिल्कुल कि है ना 50% आरबीसीज ऐसी हैं और 50 ऐसी हैं, बट येस हमें इतनी सारी आरबीसीज के बीच में कुछ आरबीसीज कैसी दिख रही हैं, सिकल शेप्ड भी दिख रही हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाले जो पर्सन्स हैं दीज आर द कैरियर्स। ओके, पर यस इनमें कोई सिम्टम नहीं होगा बच्चों। कैरियर वर्ड हम यूज ही तब करते हैं जब कोई पर्सन एलील कैरी कर रहा हो, अफेक्टेड एलील, बट उसमें सिम्टम ना आए, चाहे इसे माइक्रोस्कोप से देखने पर सिकल शेप्ड आरबीसीज हैं, बट ये जो नॉर्मल आरबीसीज है ना ये इनको कंपनसेट कर देती हैं। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को। तो अब मुझे इनहेरिटेंस पैटर्न बताओ कि अगर मैं कह रही हूँ कि 2 कैरियर्स की मैरिज होती है तो क्या उनके बच्चों में ये डिजीज होने के चांसेस हैं?
या सारे ही बच्चों में डिजीज होने के चांसेस हैं या किसी में भी डिजीज होने के चांसेस नहीं है। तो अब तो तुम बना सकते हो, यहाँ पे XY XX मत बना देना। अगर सिकल सेल एनीमिया पे क्वेश्चन आता है तो ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो यहाँ पर आपको जीनोटाइप इसी तरह से लिखने हैं। तो ये HbA यस नॉर्मल बच्चे भी होंगे, HbA HbS कैरियर्स भी बॉर्न होंगे, ओके। HbA S अगेन कैरियर, और एक 25% चांसेस हैं सिकल सेल एनीमिया होने के, ठीक है। तो यहाँ पर उनके प्रोजेनी में, हाँ तो हम ऐसा तो देखेंगे नहीं कि कितने मेल या कितने फीमेल चिल्ड्रन अफेक्ट होंगे, तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, यहाँ पे ये नहीं देखना होता मेल फीमेल वाला, यहाँ तो देखना होता है कि प्रोजेनीज में कितना % चांस है डिजीज आने के, ठीक है। तो भाई 25% चांस है कि बच्चे में डिजीज आ सकती है और 75% चांस है कि उनका बच्चा नॉर्मल होगा। कैरियर्स के लिए पूछ लें तो 50% चांस है कि बच्चा कैरियर होगा, ठीक है। समझ में आ गया इनका इनहेरिटेंस पैटर्न। तो चाहे सिकल सेल एनीमिया हो या थैलेसीमिया हो, दोनों रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो दोनों में ही आपको इसी तरह से इनहेरिटेंस पैटर्न लगाना है। गलती से XX XY मत लिख देना कैलकुलेशंस में, मतलब मेल फीमेल वाला है तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय, अच्छा तो इसका मतलब एक बात बताओ, मैंने आपको लास्ट सेशन में जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको कहा था मेल कभी कैरियर नहीं होता, क्योंकि अगर मेल में एक्स पर एलील है तो उसमें सिम्टम भी आ जाएंगे। पर यहाँ पर जो डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे हैं ऑटोसोमल रेसेसिव, इनमें तो मेल भी कैरियर हो सकता है, फीमेल भी। इसीलिए ये लाइन लिखी है कि व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन, यानी दोनों पार्टनर हेटेरोजाइगस हैं, तो बच्चों में डिजीज होने के 25% चांसेस हैं, ठीक है। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर दिस शो द डिजीज्ड फिनोटाइप, ठीक है। Heterozygous individuals appear apparently unaffected, but they are carrier of the disease, as there is 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny, ठीक है, thus exhibiting sickle cell trait, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसको उन्होंने क्या बोला है, सिकल सेल ट्रेट। ये जो वर्ड है ना बच्चों सिकल सेल ट्रेट, ये एक्चुअली कैरियर्स के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर, कि उनके पास सिकल सेल ट्रेट है, हालांकि उनमें कोई ऐसा सिम्टम नहीं आ रहा, उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो नॉर्मल एलील है वो इस चीज को कंपनसेट कर रहा है, ठीक। समझ में आ गया क्या? आगे क्या लिखा है, द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय, इस वर्ड को हाईलाइट कर देना, सिकल सेल ट्रेट। सिकल सेल ट्रेट वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए, कैरियर्स के लिए, इस वाले जीनोटाइप के लिए। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय, अब इन्होंने डिफेक्ट की बात की है कि क्यों हुआ, जो मैंने आपको समझाया, सब्सटीट्यूशन हुआ। शुरू में मैंने जब इसी चैप्टर में जीन म्यूटेशन के टाइप्स बताए थे तो उसमें हमने पढ़ा था पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन सब्सटीट्यूशन की वजह से ही होता है, प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन आ जाए या पायरिमिडीन की जगह पायरिमिडीन या प्यूरिन की जगह प्यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हुआ है किसका, ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन, मतलब जो भी सब्सटीट्यूशन जीन में हुआ उसकी वजह से प्रोटीन चेन में ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। जब ऑप्शंस आएंगे तो उल्टा भी आ सकता है कि वेलिन इज रिप्लेस्ड बाय ग्लूटामिक एसिड, बट नहीं, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो ABCD की सीक्वेंस है, अगर कोडोन में पूछ लें तो GAG से GUG हुआ है, A पहले आता है U बाद में आता है, तो A नॉर्मल है U एबनॉर्मल है। या फिर यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, तो G पहले आता है V बाद में आता है, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन रहता है तो वो इस तरह की छोटी मोटी ट्रिक्स बना सकते हो। बाकी मेनली तो मैं कहूँगी जितनी बार रिवाइज करोगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, अपने आप आपका ब्रेन चीज़ों को याद रखेगा, ठीक है। सो सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन, ध्यान रखना अगर नीट में ग्लूटामेट लिखा हुआ आ जाए तो गलत नहीं है, पर ग्लूटामिन लिखा हुआ आ जाए तो गलत है। ग्लूटामिन वाला ऑप्शन मत चूज कर लेना, वो अलग अमीनो एसिड होता है, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे हुआ है ये भी आपको एग्जैक्टली याद रखना है, 6th पोजीशन। कौन सी चेन, बीटा ग्लोबिन चेन, किसकी, हीमोग्लोबिन की। द सब्सटीट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट्स ड्यू टू द सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन, यानी पॉइंट म्यूटेशन, इसको आप लिख सकते हो, दिस इज पॉइंट म्यूटेशन at the 6th codon of the beta globin gene, that is GAG की जगह GUG आ गया 6th कोडोन में, जो 6th mRNA पर जो 6th कोडोन है वो चेंज हो गया था।
द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं भाई, ये जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं दे अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, आपस में जुड़कर अननेसेसरी पॉलीमराइज हो जाते हैं, causing the change in the shape of RBC from biconcave disc to elongated sickle like structure, जिसकी वजह से डिजीज का नाम रखा गया सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पर सिम्टम्स और ट्रीटमेंट नहीं दिया है, चाहो तो लिख सकते हो, सिम्टम्स में लिख लो सिंपली एनीमिया के सिम्टम्स आएंगे, जो एनीमिया के सिम्टम्स हैं वही इसमें आएंगे, बस यहाँ पर जेनेटिकली है प्रॉब्लम और थोड़ी सीवियर होगी, नॉर्मल एनीमिया में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। ट्रीटमेंट है रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आप कोई अगर को रिलेट कर पा रहा हो तो जब हम एड्स के बारे में पढ़ते हैं ना बच्चों ह्यूमन हेल्थ में, तो वहाँ पर आता है हु आर द ससेप्टेबल पर्सन फॉर एड्स, तो उसमें आता है कि ऐसे डिसऑर्डर्स जिनको हैं जिन्हें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, उनको क्या पता कब कहाँ ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए। वैसे तो ब्लड बैंक से अगर हम ब्लड लेते हैं तो वो तो प्रॉपरली टेस्टेड होता है, बट कहीं इमरजेंसी में किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ गई और अचानक किसी भी पर्सन का ब्लड चढ़ा दिया हमने और बाई चांस उस पर्सन को भी नहीं पता वो HIV इन्फेक्टेड है, तो उस बच्चे में भी वो डिजीज़ चली जाएगी। इसलिए जो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत जिनमें पड़ती है दोज पर्सनस आर ससेप्टेबल टू एड्स, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, बिल्कुल सेम सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ थैलेसीमिया में, थैलेसीमिया ईमिया लास्ट में ईमिया आ रहा है उसमें भी, ठीक है क्लियर। तो अब देखते हैं थैलेसीमिया के बारे में कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है और उसको वो किस जीन की वजह से हो रही है। तो देखो यहाँ पर भी मैंने तुम्हें सिकल सेल एनीमिया में की पॉइंट्स क्या बोले, सेम कुछ इनमें से कुछ पॉइंट्स मैं वापस यहाँ पर लिखूंगी कि यहाँ पर भी थैलेसीमिया भी जो है वो किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, वो म्यूटेशन या कई बार डिलीशन की वजह से भी होता है। सिकल सेल एनीमिया तो सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो रहा था, यहाँ पर जीन का कोई एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो म्यूटेशन है वो क्या है, या तो पॉइंट म्यूटेशन है, ये भी या तो पॉइंट म्यूटेशन है या ये एक डिलीशन म्यूटेशन भी हो सकता है और डिलीशन टाइप ऑफ म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। वहाँ हमने कहा था डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बना है, यहाँ पर भी डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनेगा, लेकिन बच्चों ये जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन है ये क्यों बनेगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ईदर अल्फा और बीटा चेन। जो वहाँ पर हमने कहा था कि सिर्फ बीटा चेन डिफेक्टिव बनी है, यहाँ प्रॉब्लम अल्फा में भी हो सकती है, प्रॉब्लम बीटा में भी हो सकती है, और प्रॉब्लम पता है क्या है, वहाँ तो चेन ही डिफेक्टिव हो गई थी, 6 नंबर का अमीनो एसिड ही रिप्लेस हो गया था, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर डेफिशिएंसी लिखा है मैंने, यानी चेन जितनी बननी चाहिए उतनी नहीं बन रही है बल्कि कम बन रही हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि थैलेसीमिया जो है वो एक क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, जितनी चेन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए चाहिए उतनी नहीं बन रही है, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, क्वांटिटेटिव। जबकि सिकल सेल एनीमिया पे लिख देना इट इज अ क्वालिटेटिव डिफेक्ट, क्वालिटेटिव, चेन की क्वालिटी बिगड़ गई है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। भाई हम कोई फर्नीचर कुछ भी चीज़ खरीद कर लाए और उसमें कोई गड़बड़ आ गई, कहीं कोई डैमेज हो रहा है, तो हम कहेंगे यार क्वालिटी सही नहीं है उसकी, पर हमने जितने भी पीस खरीदे थे कोई भी चीज़ के, चेयर के, जिसके भी, उतने नहीं आए, कम हमको मिले, तो वो हुआ क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। ओके, तो क्वालिटेटिव डिफेक्ट कैसे याद रखोगे, रटना नहीं है। अगर आपको डिसऑर्डर के अंदर की कहानी याद है तो याद रहेगा कि भाई सिकल सेल एनीमिया में हमने पढ़ा था बीटा चेन डिफेक्टिव बनी थी, तो बीटा चेन की क्वालिटी खराब हो रही है, यहाँ पर ईदर अल्फा और बीटा चेन कम बन रही हैं, तो ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, हाईलाइट कर दो लास्ट पॉइंट। थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया बिकॉज द फॉर्मर, यहाँ पे फॉर्मर कहा है इन्होंने थैलेसीमिया को, इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल, बहुत कम ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। वाइल द लेटर किसको कहा है, सिकल सेल एनीमिया को, द लेटर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग एन इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन। यहाँ पर इनकरेक्टली फंक्शनिंग, सही से फंक्शन ना कर पाने वाला ग्लोबिन बन रहा है, यहाँ पर टू फ्यू ग्लोबिन बन रहे हैं, बहुत कम ग्लोबिन मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों थैलेसीमिया में कि अल्फा और बीटा चेन की डेफिशिएंसी हो गई है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी कम बनेंगे, बट ऑब्वियस। और ये जो कम हीमोग्लोबिन है ना, यहाँ पर लिखा है एक जगह देखो एनसीईआरटी में कि जब ये नंबर गड़बड़ होता है तो चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड, ठीक है। हाँ ये रहा देखो, सॉरी, कि दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन,
यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ एबनॉर्मैलिटी दिखती है ड्यू टू डेफिशिएंसी इन नंबर ऑफ चेन्स, ओके। और ये भी आरबीसीज की शेप को मैलफॉर्म्ड कर देता है, पर यहाँ पर सिकल शेप्ड नहीं होती हैं आरबीसीज। मैलफॉर्म्ड आरबीसीज तो हम कहेंगे, देखो मैंने एक फोटोग्राफ लिया है यहाँ पर, मैलफॉर्म्ड आरबीसीज तो है यहाँ भी, ये नॉर्मल आरबीसीज है, इस तरह की कुछ अजीब सी आरबीसीज दिखती हैं बट दे आर नॉट सिकल शेप्ड, ठीक है। तो इजीली हम ब्लड टेस्ट से सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय जस्ट लुकिंग एट द शेप ऑफ आरबीसीज, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात आप लोगों को? देन अगर हम थैलेसीमिया का टाइप देखें तो वही टाइप तो भाई सेम है, ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है। ये भी सेम वही पैटर्न फॉलो करेगी, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन, यानी हेट्रोजाइगस, वही वाली सेम कंडीशन बना दें, बस वहाँ हमने HBS लिखा था, यहाँ कोई जीनोटाइप नहीं दिया। जब कोई जीनोटाइप नहीं दिया तो आप ऐसे मान लो कि कैपिटल A स्मॉल a, दो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं, तो अगर ये दोनों मिले तो ये जीनोटाइप होगा, ये जीनोटाइप होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये होगा। तो वही सेम 25% चांसेस हैं डिजीज आने के, 25% बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं, 50% बच्चे कैरियर्स हैं। और अगर नॉर्मल बच्चे देखें हम तो यहाँ पर ये दोनों मिलाकर 75% बच्चों में ये डिजीज नहीं होगी अगर दो हेट्रोजाइगस पार्टनर्स की शादी होती है तो, ठीक है, क्लियर। सो द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू, क्यों हो रहा है भाई, म्यूटेशन और डिलीशन which ultimately result in reduced, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, reduced rate of synthesis of one of the globin chain। अच्छा, थैलेसीमिया में ऐसा नहीं होगा कि अल्फा और बीटा दोनों का नंबर कम हो जाए, या तो अल्फा का कम होता है या बीटा का कम होता है। क्यों? क्योंकि दोनों को बनाने वाला जीन अलग अलग है, पर यस दोनों में से किसी भी जीन में म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए थैलेसीमिया के दो टाइप्स होते हैं बच्चों, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी दो तरह का है। अल्फा थैलेसीमिया में कौन सी चेन्स कम बनेंगी, नाम में ही आ रहा है अल्फा चेन, जबकि बीटा थैलेसीमिया में प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन इज अफेक्टेड, ठीक है, क्लियर है क्या। सो दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इनटू, सिम्टम किसके आ रहे हैं, वही एनीमिया के, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू, मैंने आपको बताया। अब जरा ये जो 4-5 लाइंस हैं इनको तुम एक चार्ट के थ्रू समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कह रहे हैं अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन्स कम बन रही हैं। क्यों कम बन रही हैं? क्योंकि अभी पहले हमने बीटा चेन की बात की थी, अभी हम बीटा की भी करेंगे, पर अल्फा में हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो 16th नंबर का क्रोमोसोम पेयर होता है वहाँ पर, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हुए ना, हमारे पास 23 पेयर हैं, तो हम 16th पेयर की बात कर रहे हैं। तो चाहे आप 16th क्रोमोसोम बोल दो या पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोल दो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता बच्चों कभी भी कि हम एक ही पेयर के दो क्रोमोसोम को अलग अलग नंबर दें कि ये 1 है ये 2 है, दोनों को 1-1 कहेंगे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे में टोटल अगर फीमेल है तो 23 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। मेल है तो 22 पेयर ऑटोसोम है, एक एक्स अलग है एक वाई अलग है। तो जो 16th क्रोमोसोम है ना बच्चों, वहाँ पर इस अल्फा चेन को बनाने वाला जीन होता है। एक बात तो तुम ये याद करो कि अल्फा चेन का जीन कहाँ बैठा है और बीटा का कहाँ बैठा है, ठीक है। आप ऐसे याद रखना, अल्फा का तो बैठा है 16 पर, ठीक है, और बीटा का बैठा है क्रोमोसोम नंबर 11 पर, ठीक है। ये इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, ये 1-1, ठीक है। ये अल्फा में मैंने इसे एक कर्व बनाया, ये 16 का कर्व, या कोई ट्रिक बना लेना सिंपल सी जो तुम्हें सही लगे। बट अल्फा का जीन बैठा है 16 पर और बीटा का जीन बैठा है क्रोमोसोम नंबर 11 पर, ये बात सही है। अब अल्फा चेन को बनाने वाले जीन भी ना एक नहीं है, एक जीन नहीं है, बल्कि हमारे पास इसके लिए 2 टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं, दोनों पास पास हैं बिल्कुल। तो लिंक्ड जीन्स कहलाएंगे क्या ये हम, 2 क्लोजली लिंक्ड जीन, मॉर्गन ने जो लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया था वैसे लिंक्ड जीन है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 16th नंबर का क्रोमोसोमल पेयर बनाया है, ये हो गया एक जीन, ये हो गया दूसरा जीन। नाम कैसे रखा गया इनका, HB यानी हीमोग्लोबिन, A1 और A2 कर दिया, क्योंकि अल्फा चेन बनाने के लिए एक लिखना था हमको, तो हमने A1 और A2 कर दिया। बीटा चेन को बनाने वाला जीन जो कि 11th नंबर के क्रोमोसोम पर है, उसमें 2 नहीं है जीन्स, एक ही जीन है, ठीक है। तो वो एक जीन बना दिया हमने और उसमें B1 B2 करना नहीं है तो B लिख दिया। तो HB तो दोनों में आएगा, यहाँ A1 A2 हो गया, यहाँ B हो गया, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अल्फा चेन को बनाने वाले कितने एलील्स हमारे पास हैं, तो टोटल 4 एलील, पर ये मल्टीपल एलीलिज्म नहीं हुआ क्योंकि एक जीन के 2 एलील है, वो दूसरा जीन है, ठीक है। पॉलीजेनिक भी नहीं हुआ क्योंकि पॉलीजेनिक में 3 या 3 से ज़्यादा जीन होते हैं, ये अलग ही टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया कुछ, ठीक है।
और मैं पूछूं बीटा चेन को बनाने वाले टोटल कितने एलील हैं, तो तुम कहोगे 2 एलील हैं। ठीक, तो देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स। उनके नाम रखे हैं A1 और A2। कहाँ सिचुएटेड हैं ये? क्रोमोसोम नंबर 16 पर ऑफ ईच पेरेंट, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ 1 और मोर ऑफ द 4 जीन्स। इन्होंने 4 जीन्स कह दिए क्योंकि कई बार हम एलील्स को जीन्स कह देते हैं, बट एग्जैक्ट टर्म अगर देखा जाए तो हम बिल्कुल टेक्निकली कहें तो हमें कहना चाहिए 1 ऑफ द 4 एलील्स। ठीक है, जीन तो 2 ही है ना, खुद ही लिखा है 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स, बस उन्होंने ऐसे गिन लिया कि इस क्रोमोसोम के 2 जीन और इस क्रोमोसोम के 2 जीन, तो इसलिए 4 गिन लिया। ठीक है, देन इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन। आगे क्या लिखा है भाई? आगे लिखा है कि द मोर जीन अफेक्टेड, अच्छा हाँ ये भी लिखा है, द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। जितने ज्यादा एलील अफेक्टेड हैं, अगर चारों ही रेसेसिव एलील हो गए तो बहुत ही ना के बराबर अल्फा बनेगा। कोई एक रेसेसिव है तो कम अल्फा, मतलब डिपेंड करता है, जो भी अलग अलग है। द मोर द जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फा चेन विल बी प्रोड्यूस्ड। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं ना, तो इस तरह की लाइंस तो बिल्कुल एग्जामिनर की नजर रहती है ऐसी लाइंस पर। ओके, पेपर को थोड़ा कैसे तो टफ करें, हाँ आता नहीं है बाकी आजकल टफ पेपर, आता तो अच्छा होता, कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती। ओके, सो व्हाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, एक ही जीन है जिसका नाम रखा है HBB, क्रोमोसोम नंबर 11 पर है, एक जीन है 11 पर है, बीटा है, बीटा के लिए सब में, बीटा में भी 1 इस तरह का सिंबल आ रहा है, 11th पर है, जीन भी एक है, तो ऐसे कुछ बना लेना। ठीक है, ऑफ ईच पेरेंट एंड अकर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ द जीन। फिर वही चीज इन्होंने पहले 1 और बोथ द एलील्स लिखना चाहिए था कि अगर दोनों एलील डिफेक्टिव हैं तो एक एलील डिफेक्टिव है, उस पर डिपेंड करेगा कितनी कम बीटा चेन बनेगी। ठीक है, क्लियर? ये मैंने आपको बता ही दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दी है बच्चों, जिससे आप इजीली इन सारी चीज़ों को कंक्लूड कर सकें कि सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव। सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन डिफेक्टिव बनी तो वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट हुआ, जबकि थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव हुआ क्योंकि यहाँ पर फ्यू लेस प्रोडक्शन ऑफ ईदर अल्फा और बीटा चेन्स हो रहा है, जबकि यहाँ पर डिफेक्टिव चेन बन रही है। यहाँ आरबीसी सिकल शेप्ड मिलेंगी, यहाँ मैलफॉर्म्ड आरबीसीज मिलेंगी। ठीक है, बट ऑब्वियस दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पर भी एनीमिया के सिम्टम्स आएंगे और यहाँ पर भी एनीमिया के ही सिम्टम्स आएंगे। तो ट्रीटमेंट भी सेम है, यहाँ भी बच्चे को बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है और यहाँ भी ब्लड चढ़ाना पड़ता है। मुझे ध्यान है मैंने एक बार एक ऐड देखा था टीवी पे कि जो लोग ब्लड डोनेशन करते रहते हैं टाइमली, यानी एक छोटी बच्ची का ऐड था, मतलब छोटी बच्ची को उसमें दिखाया था, शी वॉज सफरिंग विद थैलेसीमिया, तो वो बड़े प्यार से है ना एक पर्सन को बोलती है कि थैंक यू भैया आपने ब्लड डोनेट किया, उससे मेरी ज़िंदगी अब अच्छी रहेगी। तो उस पर्सन ने पूछा कि तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, तो उसमें आया था कि मुझे थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है। तो मतलब कैसे भी आप याद रख सकते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें पर्सन को हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उसकी वजह से उन्हें बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, जो भी थोड़ी बहुत नॉर्मल है उनके लिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को अच्छी तरह से? तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखें क्या हम? देखो, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आर कॉज्ड ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ड्यू टू द प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। लो बताओ, एक बार देख लो फटाफट तुम एक नजर, क्या लगता है तुम्हें क्या होना चाहिए? ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, पहले ही पता चल रहा है गलत है। थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक बार और आगे पढ़ लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, ये फिर गलत है। बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव, ये फिर गलत है। तो दिस इज द करेक्ट वन। ऐसे नहीं कि एक नज़र में हाँ ये बिल्कुल ही सही है, पहले जब इस तरह का क्वेश्चन हो इसमें डाउट कुछ भी है, हमेशा सारे स्टेटमेंट पढ़ो। ठीक है, मैच द फॉलोइंग दिख रहा है यार, सबसे पहला ऑप्शन ही सही मैच है तो बात अलग है, वहाँ भी कंफर्म डाउटफुल हो तो कंफर्म करो बाकी ऑप्शंस देखकर। जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड, अच्छा ये ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, चलो कोई नहीं, तो टॉपिक हमने पहले पढ़ा था। ये देखो हस्बैंड का जीनोटाइप कह रहे हैं IAIB, जीनोटाइप दे दिया आपको सीधा, वैसे भी AB ब्लड ग्रुप में यही होता है, और वाइफ का भी जीनोटाइप दे दिया आपको। ठीक है, तो आपको उनके बच्चों में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के पॉसिबल टाइप्स बताने हैं, दोनों के बताने हैं, तो बना लो भाई। ये दोनों मिलेंगे तो AA जीनोटाइप होगा,
ये दोनों मिलेंगे तो AI जीनोटाइप होगा, इसकी वजह से AB जीनोटाइप होगा और इसकी वजह से BI जीनोटाइप होगा, है ना। तो यहाँ अब देखो यहाँ पे गलती हो सकती है, आपको लगेगा यार 4 तरह के जीनोटाइप हैं, 4 तरह के फिनोटाइप कर दो, है क्या ऐसा ऑप्शन? ये रहा, जल्दीबाजी में टिक करके आ जाओगे। इसका ब्लड ग्रुप है A, इसका भी तो ब्लड ग्रुप A ही है, इसका ब्लड ग्रुप AB और इसका ब्लड ग्रुप B। तो क्या यहाँ पर 4 तरह के जीनोटाइप्स जबकि 3 तरह के फिनोटाइप्स हैं कि नहीं, है ना। इनके प्रोजेनी में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं है? O ब्लड ग्रुप नहीं है, उल्टा एक मिनट सॉरी, यहाँ पर लिखना था फिनोटाइप। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? दिस वन। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं करना है। जेनेटिक्स का क्वेश्चन बिल्कुल नियम बना लो, हमें कितना ही अच्छे से आता हो, हमें लिखकर ही सॉल्व करना है उसको। जैसे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिखकर सॉल्व करते हो ना, जेनेटिक्स के सारे क्रॉस ऐसे हवा में नहीं बनाकर देखने के अच्छा ये A इधर आई B आई जुड़ेगा, नहीं, लिख कर देखो पूरा एकदम एंड तक कंक्लूड करो, कभी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ही करोगे गलती होने के चांसेस हाई हैं। ये रहा क्वेश्चन, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर थैलेसीमिया, शुरू में आ गया भाई दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं, ऐसे लिख लूं। विच इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, खुद ही बता दिया उसने। व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टेड इन अफेक्टेड चाइल्ड, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम ये केस, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ये रहा भाई, आराम से बना के देखो, कोई ज्यादा मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता, आधा सेकंड लगता है बना के देखने में, गलती नहीं होगी। 25% चांसेस हैं डिजीज होने की। अगर मैं कह देती एक पेरेंट नॉर्मल है एक कैरियर है, क्या इनके प्रोजेनी में डिजीज आ सकती है बच्चों? अगर एक पेरेंट में डोमिनेंट एलील है तो हर बच्चे में एक डोमिनेंट एलील तो जाएगा ही जाएगा, 0% चांस, ठीक है। दोनों ही डोमिनेंट है फिर तो चांस सवाल ही नहीं उठता। क्लियर? ओके, देन ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पर, यानी मैंने आपको कहा क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हुई है, या तो हमने म्यूटेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस रिजल्ट इन कैंसर, मैंने आपको बताया था डुप्लीकेशन हो जाता है, ट्रांसलोकेशन हो जाता है, फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम, ज़्यादा नहीं पूछते, सब चीज़ें नहीं याद रखनी तुम्हें, लेकिन या फिर क्राइडू-चैट सिंड्रोम, कई बार नीट में आप पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, है ना। या फिर यहाँ पर आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ही बताए हैं, बट वो डिसऑर्डर्स बताए हैं जिसमें क्रोमोसोम का टोटल नंबर अफेक्ट हो गया है, या तो उस पर्सन में एक क्रोमोसोम ज़्यादा है या एक कम है। सोचो, पहली बात तो हमें सोचने पर लगेगा सर्वाइव भी करते हैं क्या, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम होते हैं। यस, बॉर्न हो जाते हैं, सर्वाइव भी कर जाते हैं, बट जनरली डिपेंड करता है, बट जनरली 15-16 साल की एज के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाते, या फिर हो सकता है कुछ केसेस में कर जाएं, डाउन सिंड्रोम वगैरह में कर जाते हैं तो कर भी जाते हैं, ठीक है ना। बट यस, वो एक नॉर्मल जीवन तो बिल्कुल व्यतीत नहीं कर सकते बच्चों। या तो जैसे आप पढ़ोगे, अगर वो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या लैक ऑफ क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम की हुई है तो पर्सन स्टेराइल होता है, चाहे मेल में डिसऑर्डर हो फीमेल में हो, पर्सन में रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट सही से नहीं होता, पर्सन वुड बी स्टेराइल, याद रखना। और या फिर जैसे हम अभी एक पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, उसमें सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ नहीं होती, ऑटोसोम में गड़बड़ होती है, 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है जो गड़बड़ हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम में जनरली बच्चे मेंटली बहुत रिटार्डेड होते हैं, आपने अगर कभी देखे हो तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे इस तरह के होते हैं थोड़े, है ना। जैसे आपने ये जो स्पेशल बच्चों के जो कुछ होते हैं ना जगह जहाँ पर इस तरह के बच्चे रहते हैं, वहाँ पर आपने कॉमनली देखा होगा, ठीक है, या मूवीज़ में देखा हो, तो एक तारे ज़मीन पर मूवी थी, उसमें मतलब वो मेन कैरेक्टर था, उसको नहीं कह रही, बट हाँ उन जगहों पर भी इस तरह के बच्चे आर कॉमन। तो ये है डाउन सिंड्रोम, ठीक। 3 सिंड्रोम के बारे में बस हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, डाउन, टर्नर्स एंड क्लाइनफेल्टर्स, ठीक है। DKT याद रखो तुम तो, डाउन, क्लाइनफेल्टर्स एंड टर्नर। चलो देखते हैं पहले यहाँ क्या लिखा है। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू, देखो शुरू में लिख दिया है, एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम, एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम एज इट इज लाइन आई थी नीट में, और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम, या तो एक क्रोमोसोम कम है या एक ज़्यादा है, या किसी एबनॉर्मल अरेंजमेंट की वजह से भी हो सकता है। क्यों हुई ये प्रॉब्लम, एक ज़्यादा एक कम कैसे हुआ, मैंने बताया था कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट की जनरली ऐसा तब होगा बच्चों जब क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ हो। आपको पता है मियोसिस से गैमीट्स बनते हैं पेरेंट्स में, तो जब गैमीट्स बन रहे हैं, सपोज करो मेल में या फीमेल में, किसी में भी कोई भी एक एग्जांपल ले लो, तो अगर ये एक मेन सेल है जिसको मियोसिस 1 करना है,
तो इसमें आपको पता है मेटाफेजिक प्लेट पर, जैसे ये मान लो इस सेल में 2 पेयर क्रोमोसोम बना देती हूँ मैं, 2 पेयर यानी 4, ठीक है, ये भी गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो होना क्या चाहिए था कि ये पूरा क्रोमोसोम दोनों इधर और ये दोनों पूरे इधर जाने चाहिए थे, बट हुआ क्या, मान लो कि एक पेयर और बना देते हैं, 3 पेयर, ठीक है। हुआ क्या कि ये इधर चला गया, ये इधर, ये भी इधर चला गया, ये भी इधर, लेकिन ये जो क्रोमोसोम हैं ये दोनों किसी भी एक तरफ चले गए, या तो यहाँ या तो यहाँ, मान लो उधर चले गए। तो ज़रा बताना मुझे कि इससे जो 2 सेल्स बनेंगी, इधर जो सेल बनी है ना उसमें 1 2 और ये दोनों एक साथ हैं, और इधर जो सेल बनी उसमें सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम आए, तो पूरी गड़बड़ हो गई। देखा जाए तो दोनों गैमीट को दोनों डॉटर सेल में 3-3 क्रोमोसोम जाने चाहिए थे, बट यहाँ पर एक को तो 4 क्रोमोसोम मिल गए, एक को सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम मिले, यानी दोनों ही गैमीट एबनॉर्मल हैं, है ना। ये आगे जाकर जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेंगे तो ये 4 क्रोमेटिड वाला और ये 2 क्रोमेटिड वाला रह जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, सेग्रीगेशन प्रॉपरली नहीं हुआ क्रोमोसोम्स का, क्रोमेटिड्स का। आपकी बुक में लिखा है failure of segregation of chromatids during cell division cycle results in the gain or loss of a chromosome, ठीक है, या तो गेन हो गया क्रोमोसोम का या लॉस हो गया क्रोमोसोम का। यहाँ अननेसेसरी एक एडिशनल है, यहाँ अननेसेसरी एक मिसिंग है। अगर ऐसा गैमीट आगे जाकर फ्यूजन करता है तो क्या गड़बड़ नहीं होगी? मान लो या तो ये स्पर्म है या ये स्पर्म है, ओवम नॉर्मल है, ओवम है यहाँ पर बन गया, वो 3 क्रोमोसोम वाला ही है। तो अगर 4 क्रोमोसोम वाला स्पर्म इससे मिला तो उस बच्चे में जो 3 पेयर होने चाहिए थे वो तो हो जाएंगे। एक अकेला क्रोमोसोम आ गया था, वो यहाँ पे पड़ा है, इसको कोई पेयर तो मिला नहीं ओवम में, पर ये वहीं पे होगा। अगर वो 2 वाला मिलता तो क्या होता, 2 वाला में ये भी अपने साथ पेयर बना लेता, ये भी अपने वाले के साथ पेयर बना लेता, और इसका एक क्रोमोसोम अगेन अकेला रह जाता, ठीक है। तो और यहाँ पर अकेले का मतलब हुआ कि इसके साथ इसका पेयर है ही नहीं जो होना चाहिए था। यहाँ ऑलरेडी जो जरूरी पेयर थे वो तो है ही, एक अननेसेसरी एडिशनल है। यहाँ पर तो जो होना चाहिए था उससे भी कम है भाई, टोटल 6 क्रोमोसोम आने चाहिए थे ना वापस, तो यहाँ तो 6+1 है और यहाँ पर 6-1 है, नहीं वहाँ 5 रह गए, यहाँ 7 रह गए। और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ये इम्प्रॉपर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम में अगर आपको बच्चे में वेरिएशंस दिख रहे हैं, और बच्चे में ही दिखेंगे, पेरेंट्स में थोड़ी ना था ये डिसऑर्डर, क्योंकि गैमीट बनते वक्त जब डिवीजन हो रहा था तब हुई है गड़बड़, तो बच्चों पेरेंट्स में नहीं था। इस तरह के सिंड्रोमिक जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स बन ही नहीं पाते बच्चों, मैंने कहा ना, या तो स्टेराइल होते हैं या नॉर्मल लाइफ लीड ही नहीं कर सकते, तो शादी का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो यहाँ पर ये जो सिंड्रोम्स हैं, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को था और फिर बच्चों को हो गया। पेरेंट्स में जब गैमीट बन रहे थे, यानी जब सेल डिवीजन हो रहा था, उस वक्त अगर सेग्रीगेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, डिसजंक्शन हो जाना चाहिए था बट वो हुआ नहीं किसी भी एक पेयर का, तो उसकी वजह से आपको ये डिसऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। और इस कंडीशन को कहते हैं बच्चों एन्यूप्लॉइडी। मैंने शुरू में जो चार्ट बनाया था उसमें मैंने आपको कहा था कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स 2 तरह के हो सकते हैं, एन्यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी, ठीक है ना। ये देखो एन्यूप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी, ये जो हमने केस डिस्कस किया ये था एन्यूप्लॉइडी, जहाँ पर या एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है या एक क्रोमोसोम कम है, ठीक है। एंड पॉलीप्लॉइडी के केस में क्या होता है बच्चों, पॉलीप्लॉइडी तो हम सेल डिवीजन में भी पढ़ चुके हैं। पॉलीप्लॉइडी का मतलब पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा है, मतलब अभी जो मैंने 3 पेयर क्रोमोसोम बनाए, हर पेयर पे एक एक्स्ट्रा लगा दूँ मैं, तो उस बच्चे में 6 की जगह 9 क्रोमोसोम हो जाएंगे, है ना। तो मतलब 9 नहीं, उसको ऐसे बोलेंगे 3n, वो 2n है ही नहीं, वो 2n रहा क्या। देखो ज़रा, अगर मैं किसी सेल को ऐसे ड्रॉ करूँ, वेयर इट इज, अगर मैं किसी सेल में आपको कहूँ कि एक सेल है जिसमें 3 पेयर क्रोमोसोम होने चाहिए और हर लोकेशन पर मैं एक एडिशनल क्रोमोसोम बना रही हूँ, तो आप कहेंगे मैम ये तो ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। या सब पे मैं 4-4 क्रोमोसोम बना रही हूँ, तो आप कहेंगे मैम ये तो टेट्राप्लॉइड क्रोमोसोम है ना, मतलब ऑर्गेनिज्म है। तो अगर पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाए, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो वो कहलाएगा पॉलीप्लॉइडी। एक क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो रहा है तो एन्यूप्लॉइडी, सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो पॉलीप्लॉइडी। लिखा है क्या यहाँ पर? और पॉलीप्लॉइडी क्यों होगी बताओ? सीधी सी बात है, क्या पढ़ चुके हैं क्या हम? फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज। सब कुछ हुआ, सेल डिवाइड भी हुई, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन भी हुआ,
3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस ही नहीं हुआ तो उस सेल में या तो 2 न्यूक्लियस हैं, 2 डॉटर न्यूक्लियाई हैं, तो अल्टीमेटली वो सेल प्लॉइडी तो उसमें डबल ही हो गई क्रोमोसोम्स की, या हो सकता है किसी केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं बनी और वो सारे क्रोमोसोम पास पास ही रह गए, तो भी वो पॉलीप्लॉइड है, ठीक है। सो अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है टेलोफेज के बाद तो इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। ह्यूमंस में पॉलीप्लॉइडी का कोई एग्जाम्पल नहीं है। अगर कोई ऐसा जायगोट बन जाए, कोई ऐसे गेमीट्स बन जाएं जिस भी वजह से, तो पॉलीप्लॉइड सेल्स एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं ह्यूमंस में, सर्वाइव ही नहीं कर पाती हैं, ठीक है। सो ये कंडीशन आपको सिर्फ मिलेगी बच्चों प्लांट्स में। इवन प्लांट्स में तो आपको पता है पॉलीप्लॉइडी इज बेनिफिशियल। अब हट गया चैप्टर आपके स्ट्रैटेजीज वाला, बट उसमें प्लांट ब्रीडिंग में आता है कि वहाँ पर अच्छा वो टॉपिक भी अब जनरली एनसीईआरटी में था तो नहीं, स्ट्रैटेजीज वाले में भी, बट पहले पढ़ाया जाता था। ऐसे होते हैं एलो पॉलीप्लॉइड, ऑटो पॉलीप्लॉइड। प्लांट्स में तो पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस कराई जाती है क्योंकि प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि अगर क्रोमोसोम्स पॉलीप्लॉइड हैं तो प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, तो यील्ड बढ़ जाता है या डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी इज डिजायरेबल, वो इंड्यूस कराई जाती है। अब देखना पुराने क्वेश्चंस में आपको मिलेगा ऑटो पॉलीप्लॉइड, एलो पॉलीप्लॉइड, इस तरह के टर्म्स मिलेंगे। हालांकि अब नहीं पूछते तो आपको नहीं पढ़ना, उसका सिंपली मतलब होता है कि जैसे अगर एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम भी कहते हैं, लिखवाया था क्या मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक में, नहीं तो लिख लो, वहाँ पर हमने जब ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा था, सेक्स क्रोमोसोम्स को एलोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर एलोसोम में पॉलीप्लॉइडी है तो एलो पॉलीप्लॉइड, ऑटोसोम में करवाइए तो ऑटो पॉलीप्लॉइड, ठीक है, बट ओनली इन प्लांट्स, नॉट इन एनिमल्स, नॉट इन ह्यूमंस, क्लियर। तो हमें तो सिर्फ भाई एन्यूप्लॉइडी डिस्कस करनी है। एन्यूप्लॉइडी में 2 केस हो सकते हैं बच्चों, कौन से 2 केस हो सकते हैं देखना, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है क्या, हाँ, एन्यूप्लॉइडी में गेन ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है या लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है, मतलब जब गैमीट बन गए, उनका फ्यूजन हो गया, उसके बाद हमें फाइनल कंडीशन क्या दिख रही है जायगोट में, ठीक है। अगर जायगोट में जैसे मान लो 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो 5 पेयर में 4 तो पेयर दिख रहे हैं, बट किसी एक जगह पर हमको 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं 2 की जगह, तो अब इसके पास 10 की जगह टोटल 11 क्रोमोसोम है। इसको कहेंगे ट्राइसोमी। समझ गए इसको ट्राइसोमी क्यों कहा, क्योंकि एक जगह पर हमको 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, इसलिए इसको ट्राइसोमी कहा। और मोनोसोमी कब कहोगे, जब 5 पेयर में से 4 पेयर तो पूरे हैं, एक पेयर अधूरा है, यानी उसका साथी उसके साथ नहीं है, वो अकेला रह गया, इसलिए इसका नाम है मोनोसोमी। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हम नीट में, ट्राइसोमी या मोनोसोमी। ट्राइसोमी मतलब एक जगह 3 क्रोमोसोम, मोनोसोमी मतलब किसी एक जगह 1 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर गेन ऑफ क्रोमोसोम हुआ है, बट ऑब्वियस यहाँ लॉस ऑफ क्रोमोसोम हुआ है, ठीक है। गेन ऑफ क्रोमोसोम यानी ट्राइसोमी के तुम्हारी बुक में 2 एग्जाम्पल्स हैं, डीकेटी में डाउन और क्लाइनफेल्टर, पहले दोनों ट्राई के एग्जाम्पल हैं, और टी फॉर टर्नर मोनोसोमी का है। मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, ट्राइसोमी टर्नर्स नहीं है या टर्नर्स ट्राइसोमी नहीं है, मतलब टी के साथ टी नहीं रखना हमको, ठीक है ना। नीट में इस तरह की ट्रिक्स कई बार बड़ी काम कर जाती हैं जब हम कंफ्यूज हों, टाइम कम हो, फटाफट क्वेश्चन करना हो। तो ट्राइसोमी टर्नर नहीं है, टी को मिक्स साथ में नहीं करना आपको, और कॉन्सेप्चुअली याद रखो तो बढ़िया बात है, ठीक है। ट्राइसोमी में भी जो तुम 2 पढ़ोगे उसमें से डाउन सिंड्रोम ऑटोसोम की ट्राइसोमी है। जब हम एक ह्यूमन का कैरियोटाइप देखते हैं, कैरियोटाइप समझते हो क्या, जो हमारे में क्रोमोसोम्स हैं उनका एक डायग्राम बना देना, जैसे हम बार बार जो ड्रॉ करते हैं एक तरह के कैरियोटाइप हैं। कैरियोटाइप का मतलब होता है ग्राफिक, मतलब एक प्रॉपर एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस, कैरियो यानी न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखना जरा, तुम्हें सारे 23 पेयर तुमको 2-2 दिख रहे हैं हर पेयर पे, पर यहाँ पर एक तुम्हें ऐसी लोकेशन दिख रही होगी जहाँ 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ये नंबर थोड़ा दिख नहीं रहा, बट दिस इज 21। तो 21 क्रोमोसोम यहाँ पर कैसा है बच्चों, मतलब एक एडिशनल क्रोमोसोम है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ट्राइसोमी का। एग्जाम्पल हो गया डाउन सिंड्रोम, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैंगडन डाउन ने इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम है। जबकि क्लाइनफेल्टर्स, ये क्लाइनफेल्टर्स का डायग्राम है, क्लाइनफेल्टर्स, लंबी स्पेलिंग लंबा डायग्राम, ठीक है, ये टर्नर सिंड्रोम का डायग्राम है। जैसा कि डायग्राम से ही पता चल रहा होगा, क्लाइन सिर्फ मेल्स में होता है, टर्नर सिर्फ फीमेल्स में होता है, क्यों अभी बताऊंगी। तो क्लाइनफेल्टर्स में क्या होता है बच्चों, ऑटोसोम्स तो 44 रहते हैं, लेकिन XXY, एक X एडिशनल आ गया। नॉर्मली मेल का जीनोटाइप XY होता है, बट यहाँ एक X एडिशनल आ गया, तो क्या ये ट्राइसोमी हो गई, यस और नो, दिस इज ऑल्सो ट्राइसोमी। यहाँ भी ट्राइसोमी थी, पर यहाँ ऑटोसोम की ट्राइसोमी थी, यहाँ पे ट्राइसोमी किसकी थी, ऑटोसोम की,
क्लाइनफेल्टर में किसकी हुई है? सेक्स क्रोमोसोम की, ठीक है। और यहाँ टर्नर्स में क्या होता है? जीनोटाइप होता है 44, तो ठीक है। फीमेल का XX होना चाहिए था, एक X गायब है, इंसेक्ट वाला X0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल हुआ? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी। ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं इन चीज़ों पर, ठीक। तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ट्राइसोमी में हमने लिख दिया डाउन्स एंड क्लाइनफेल्टर, मोनोसोमी में लिख दिया टर्नर, ठीक है। डाउन्स ऑटोसोम का एग्जाम्पल है, ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम के एग्जाम्पल हैं, एक ट्राइसोमी है एक मोनोसोमी है। क्लियर है क्या? अब इनके बारे में एनसीईआरटी में बिल्कुल एक एक पैराग्राफ दिया है, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की है, हम इसको एक टेबल की फॉर्म में देखेंगे अभी, पहले एनसीईआरटी में देख लें। डाउन सिंड्रोम में लिखा है कि भाई ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। किसने डिस्क्राइब किया था ये डिसऑर्डर? लैंगडन डाउन ने 1866 में। मुझे नहीं लगता ईयर्स आजकल ज़्यादा पूछेंगे तुमसे, आप पूछते भी नहीं हैं। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज, सिम्टम्स याद करने हैं बच्चों तुम्हें। डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं, एक तो उनकी हाइट कम रहती है, शॉर्ट स्ट्रेचर्ड होते हैं, ठीक है, प्लस उनमें बहुत ही अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं, बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक टाइप के सिम्टम्स होते हैं। उनका जो फेशियल अपीयरेंस है ना, देखो कितना अलग है। उनमें जनरली ये जो फोरहेड है, ये वाला जो पार्ट है, ये मतलब ओवरऑल जो इनका फेस है ना, वो कैसा होता है? थोड़ा फ्लैट होता है, ब्रॉड तो होता है, चौड़ा तो होता है, दिख रहा है आपको? बच्चे के कंपैरिजन में फेस थोड़ा ब्रॉड है, लेकिन जो जिस तरह से प्रोमिनेंसीज होनी चाहिए वो नहीं है उतनी ज़्यादा, तो बोला है फ्लैट फेस। प्लस पीछे भी हमारा नॉर्मली हेड पीछे से ऐसे कॉन्वेक्स होता है, बट ऐसे बच्चों में पीछे हेड भी थोड़ा फ्लैट होता है, फ्लैट बैक ऑफ हेड, ठीक है। प्लस इनमें, हाँ देखो, इनमें आपको टंग दिख रही है बच्चों, थोड़ी सी इनकी टंग हमारी टंग से मोटी रहती है, बिग फरोड टंग होती है, कभी कभी बीच में से फरो बना रहता है टंग पे, स्लिट टाइप, ठीक है। और बड़ी होने की वजह से इनका मुंह पार्शियली खुला रहता है, ठीक है, पार्शियली ओपन्ड माउथ, बिग एंड रिंकल टंग एंड पार्शियली ओपन्ड माउथ, पार्शियली ओपन्ड माउथ, ठीक है। और क्या होता है इनके हाथ में भी, ये जो हमारी हाथ की रेखाएं होती है ना, तो इसको बोलते हैं पाम क्रीज। तो डॉक्टर्स को डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज पैटर्न मिलता है, ठीक है। वो क्या है वो हमें नहीं जानना, हम थोड़ा अभी डॉक्टर बन गए, पर यस दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज पैटर्न। प्लस ये जो फिंगर लूप्स हैं, इनका जो भी एक नॉर्मल नंबर होना चाहिए ह्यूमंस में, उससे कहीं ज़्यादा फिंगर लूप्स इन बच्चों में होते हैं, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, ठीक है। थोड़े अलग टाइप के से सिम्टम्स हैं, बट यस ये होते हैं डाउन सिंड्रोम में। और जनरली डाउन सिंड्रोम के बच्चों को कोई ना कोई बाय बर्थ हार्ट डिजीज होती है, इसलिए मैंने कहा ना कि यहाँ पर वैसे तुम्हें नहीं लगेगा कि यार ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर्वाइव नहीं कर पाए, बट अब हार्ट डिजीज थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर है तो सर्वाइवल रेशो कम हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती हैं। प्लस यहाँ पे लिखा नहीं है डायग्राम में, बट यस मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल रिटार्डेशन, हर तरह से इनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी कम रहता है, ठीक है। क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर कोई स्टेरिलिटी जैसा सिम्टम यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं दिया, बट वही मैंने तुम्हें कहा ना कि ये नॉर्मल बच्चों की तरह जनरली डेवलप ही नहीं हो पाते। यहाँ पर लिखा है देखो कि द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्ट्रेचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड। अभी हमने पढ़ा कि बड़ा है, वो फेस के लिए कहा था, फेस के कंपैरिजन में हेड थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज कर सकती हैं ऐसी चीज़ें। स्मॉल राउंड हेड, पीछे से फ्लैट है और फेस ओवरऑल ब्रॉड है, ठीक है। फरोड टंग है, पार्शियली ओपन्ड माउथ है, यहाँ पे सिर्फ फरोड लिखा है, डायग्राम में बिग एंड रिंकल्ड भी लिखा है ना। तो कई बार हम क्या होता है रिवीजन के वक्त एक जगह से कट जाते हैं, इसलिए पूरी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। बिग रिंकल्ड एंड फरोड टंग, टंग पर ऐसे थोड़ा सा फरो टाइप बना हुआ होगा, ठीक है। पाम इज ब्रॉड, थोड़ी चौड़ी होती है हथेली भी इनकी, और विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज एंड मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप, वो वहां लिखा है यहाँ नहीं लिखा अगेन। एंड फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। साइकोमोटर यानी जो भी जैसे मोटर एक्टिविटीज होती है ना, जो ब्रेन कंट्रोल करता है चीज़ों को पकड़ना, चलना, जो भी अलग अलग, वो भी इनमें थोड़ा डेवलपमेंट कम रहता है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर में क्या होगा? क्लाइनफेल्टर और टर्नर में इतनी उलझोगे नहीं तुम, इसमें तो सिंपल से सिम्टम दिए हैं कि भाई एक तो ये बात याद रखनी है कि क्लाइनफेल्टर्स मेल में है, ये फीमेल में, ये दोनों में है क्योंकि ये ऑटोजोम है, इसमें मेल फीमेल कोई नहीं फर्क पड़ता। फोटो में मैंने बॉय गर्ल दोनों की लगाई है, ठीक है। जबकि क्लाइनफेल्टर सिर्फ मेल में होगा। ये मेल्स ज़रूरत से ज़्यादा लंबे होते हैं, टॉल स्ट्रेचर्ड लिखा होगा यहाँ पर। प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम, XYY थोड़ी ना बोला है मैंने, XXY बोला है,
तो टोटल क्रोमोजोम है 47, यानी अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगी 44 ऑटोजोम्स प्लस ये सेक्स क्रोमोजोम, तो टोटल हो गए 44, 45, 46, 47। ठीक है, इनका ओवर, क्योंकि मेल है तो ओवरऑल तो आपको दिखने में ये मैस्कुलाइन ही दिखेंगे, बट इनमें इस एडिशनल, कोई भी दोनों में से मान लो, इस एडिशनल एक्स की वजह से फेमिनाइन कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया, है ना, पढ़ा था क्या हमने ये टर्म? नॉर्मली हमने पढ़ा था फंक्शनल मैमरी ग्लैंड्स या जो डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो फीमेल में होते हैं, बट यहाँ पर मेल में भी मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, वॉइस में थोड़े बहुत हो सकता है गर्लिश वॉइस हो, है ना, तो फेशियल हेयर की ग्रोथ कम हो, तो फेमिनाइन कैरेक्टर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। मैंने कहा ना, कोई भी अगर सेक्स क्रोमोसोम अफेक्ट हो रहा है तो स्टेरिलिटी तो तुमको दोनों ही केसेस में मिलेगी। यहाँ पर देखो क्या लिखा है टर्नर्स में कि एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, यानी जीनोटाइप हो जाएगा 44 + X0, सच फीमेल्स ये स्टेराइल आर स्टेराइल। क्यों भाई? अब यहाँ ये मत कर देना तुम कि क्लाइनफेल्टर में ओवरऑल तो वो मेल है पर उसमें फीमेल के सिम्टम आ गए, तो टर्नर में ओवरऑल तो वो फीमेल है बट उसमें मेल के सिम्टम आ गए, ऐसा है क्या? यहाँ पे वाई आ गया है कि गलती से? नहीं, फीमेल फीमेल ही है, उसमें फीमेल के कैरेक्टर्स भी पूरी तरह नहीं आए हैं, अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं। समझ रहे हो क्या बात? यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखा है ना ये रहा, लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो भी एक फीमेल में चेंजेस आने चाहिए थे वो नहीं होंगे, प्लस जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, ओवरीज हैं, वो भी यहाँ पर रूडिमेंट्री होंगी। रूडिमेंट्री यानी बहुत छोटे साइज की, ग्रो ही नहीं कर पाई है वो, अंडर डेवलप्ड। रूडिमेंट्री का मीनिंग होता है बच्चों अंडर डेवलप्ड एंड लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी फीमेल भी पूरी तरह से फेमिनाइन नहीं लगेगी, वहां पर मेल मेल लग रहा है प्लस फेमिनाइन सिम्टम आ गए हैं, यहाँ फीमेल पूरी तरह से फीमेल कैरेक्टर्स के साथ नहीं है, स्टेरिलिटी दोनों में होगी। यहाँ एक्स एब्सेंट है, यहाँ एक एडिशनल एक्स है, ये मेल में होता है, ये फीमेल में होता है। रटोगे तो नहीं याद रहेगा, समझोगे, रिवाइज करते रहोगे तो रिटेन कर पाओगे। ये मैंने एक टेबल बना दी है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। दोनों ट्राइसोमी है वो मोनोसोमी है, ये जीनोटाइप, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कौन कौन से जेंडर में क्या हो रहा है, ठीक है, और यहाँ सारे सिम्टम्स हमने टैबुलेट कर दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या आप लोगों को अच्छी तरह से? तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अ डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल, देखो आ गया, प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन हुआ है क्रोमोसोम्स का और उसमें भी लिखा है ऑटोसोमल, दिस इज द कीवर्ड ऑफ क्वेश्चन। तो अगर ऑटोसोम नॉन डिसजंक्शन हुआ है, यानी ट्राइसोमी है ऑटोसोम की, तो कौन सा डिसऑर्डर करूं बच्चों? डाउन्स। ये दोनों तो वैसे ही नहीं हो सकते क्योंकि तो मोनोसोमी है, पर क्लाइन और इसको कैसे डिफरेंशिएट किया मैंने? ऑटोसोम से। कई बार ये कीवर्ड हमें ध्यान नहीं जाता हमारा क्वेश्चन में, ये जाना चाहिए। यहाँ तुमसे पूछ लिया है, देखो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक सेल जो कि टेलोफेज स्टेज में है, brought from the field, he tell his teacher that this cell is not like other cell at telophase stage, there is no formation of cell plate, thus the cell is containing more number of chromosome। तो भाई ये क्या है बच्चों? this is एन्यूप्लॉइडी तो नहीं कर दोगे? बोल रहा है कि टेलोफेज तो हुई है बट टेलोफेज में मुझे सेल प्लेट नहीं दिख रही, यानी फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? पॉलीप्लॉइडी का। ठीक है, इस तरह से और क्वेश्चन भी देख लें, चलो एक दो और देख लेते हैं। और लिए हैं क्या मैंने? हाँ, कि दो क्वेश्चन और है बस, ये कि इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ये भी 2016 का क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। हीमोफीलिया HC सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, यस। डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी, यस। ट्राइसोमी मोनोसोमी दोनों एन्यूप्लॉइडी में आता है। PKU ऑटोसोमल रेसेसिव, यस, ढंग से पढ़ना एक एक वर्ड। सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड रेसेसिव, नहीं, ऑटोसोमल रेसेसिव था ये। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 करेक्ट। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है एग्जाम में हम हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया को भी मिक्स कर देते हैं। हीमोफीलिया किसकी वजह से हुआ था? हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट नहीं था वहाँ पे, हीमोफीलिया में ब्लीडिंग यानी क्लॉटिंग फैक्टर में डिफेक्ट था। सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट की वजह से, मिलता जुलता वर्ड है ना, हीमोफीलिया हीमोग्लोबिन, हो जाते हैं इस तरह के कंफ्यूजन्स, मुझे बच्चे ही बताते हैं। तो हीमोफीलिया में हीमोग्लोबिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीमोफीलिया में तो क्लॉटिंग फैक्टर की प्रॉब्लम है।
ठीक है। हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया में है। अ ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम, अगर किसी को टर्नर सिंड्रोम है तो टोटल 45 क्रोमोसोम होंगे क्या, X0 होगा क्या, यहीं पर सही मिल गया, फिर भी एक बार देख लें, गलत। टर्नर सिंड्रोम की फीमेल में मेल के कैरेक्टर नहीं होते, फीमेल के भी पूरी तरह नहीं होते, ठीक है। एंड एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, नहीं भाई, स्टेराइल है ऑप्शन, ठीक है, डन। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स। अब इस चैप्टर में हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया, कहने के लिए छोटा सा बट आपको बड़ा परेशान करता है, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। तो नेक्स्ट सेशन में हम बहुत ही अच्छे से पेडिग्री एनालिसिस करना सीखेंगे, उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उससे आपको बिल्कुल भी उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेशन ज़रूर से अटेंड करना, और फिर हम इस चैप्टर की साथ में समरी भी देखकर विल एंड दिस चैप्टर, ठीक है। चलिए, गुड बाय।